बॉलीवुड की फिल्म अदाकारा जैकलीन फर्नांडीज से एक मुलाकात करने के लिए एक इंसान काफ़ी वक्त से परेशान था। वो कोशिश कर रहा था, सिर्फ एक मुलाकात, एक रात उनके साथ गुजारना चाहता था। आखिरकार वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाता है और जब जैकलीन फर्नांडीज को इस बात का पता चलता है कि उसे एक आदमी मिलना चाहता है और उसके लिए उसे चेन्नई जाना है, तो दिन, तारीख, वक्त सब मुकर्रर हो जाता है। अब यहाँ पहुँचने के लिए प्राइवेट जेट को मुहैया किया जाता है। ऐसा प्राइवेट जेट जिसकी 1 घंटे की तकरीबन 1.5 लाख कीमत होती है। मुंबई की एयरपोर्ट पर वो प्राइवेट जेट पहुंचता है। ये हीरोइन उस पर बैठती है और सीधा पहुंचती है चेन्नई के एयरपोर्ट पर। अब यहां से हयात होटल रवाना होना था, लेकिन पहले से ही हेलीकॉप्टर उस हीरोइन का इंतज़ार कर रही थी। ये चेन्नई एयरपोर्ट से उड़ान भरकर सीधा पहुंच जाता है हयात होटल। पहली बार उस इंसान से मुलाकात होती है। पूरी रात दोनों साथ गुजारते हैं और साथ रहने के बाद फिर वापस लौट जाती है। जैसे गई थी ठीक उसी तरह हयात होटल से चेन्नई एयरपोर्ट और चेन्नई एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट। ये मुलाकात बहुत हसीन थी। उसके बाद उस आदमी ने अलग अलग बार में हीरोइन की बहन भाई जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, उन्हें थोड़े बहुत नहीं तकरीबन 7 करोड़ रुपए तोहफे में दिए। वो खुश हो जाती हैं। ऐसी महंगी गाड़ियाँ, कारें, गर्ज के क्या चीज़ नहीं थी। आज की जो सच्ची घटना और जो हादसा बताने जा रहा हूँ, ये उस आदमी के बारे में है। और उस घटना में अगर जैकलीन फर्नांडीज हीरोइन का नाम ना लिया जाए तो ये कहानी अधूरी रह जाएगी। ये कहानी ऐसी है कि हिंदुस्तान के तारीख के वरक़ में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। किसी भी दिन, किसी भी समय अगर ये कहानी इस आदमी की बॉलीवुड या हॉलीवुड या वेब सीरीज़ की शक्ल में आती है तो आपको हैरत ज़दा और मुताज्जब नहीं होना है, क्योंकि ये कहानी अपने आप में बहुत दिलचस्प और मज़ेदार कहानी है। आदाब, सलाम, मैं साकिब अब्दुल रज़्ज़ाक नदवी। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली की। दरअसल एक खातून अदिति सिंह नामी, उनके पास 15 जून 2020 को एक फ़ोन आता है। कबल ये कि वो फ़ोन उठाती, वो ट्रू कॉलर पर नंबर चेक करती है जिसमें साफ लिखा हुआ होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। फ़ोन को देखते ही एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो समझ जाती है कि भारत सरकार के किसी नुमाइंदे या अमले का नंबर है। कहा, क्या मेरी बात अदिति सिंह से हो रही है? तो कहती है, जी हाँ, आपकी बात अदिति सिंह से ही हो रही है। वो कहता है, अनूप कपूर बात कर रहा हूँ, जो कि केंद्रीय कानून सचिव से वहाँ से बोल रहा हूँ, यानी भारत सरकार से। और मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये प्राइवेट और राजदाराना कॉल है, इसलिए इन बात को किसी से शेयर ना करें। मुझे हुक्म हुआ है पीएमओ ऑफिस से आपसे बात करने की, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपके बारे में पढ़ा है और जाना है, आपके जो शौहर हैं शिवेंद्र मोहन सिंह, उन्होंने स्वास्थ्य सेहत विभाग में बहुत सारे काम किया है, इसलिए हम उसका सेवा लेना चाहते हैं। भारत सरकार उनकी सेवा लेना चाहती है। कोविड-19 जिस तरह से पूरी दुनिया में फैल रही है, इससे बचाव के लिए आपके शौहर बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। एक कमेटी बनाई जाएगी, वो उस कमेटी में शामिल रहेंगे। इससे पहले कि वो कुछ बात कह पाती, उधर से आवाज़ आती है कि मैं जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो। दरअसल वो आदमी जिसका नाम अनूप कपूर होता है, जो अपने आप को भारत सरकार का नुमाइंदा दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसने कहा, ये जो तुम्हारे शौहर हैं वो 17 अक्टूबर 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन पर ज़मीनी आर्थिक घपलेबाजी का आरोप लगा था, लेकिन भारत सरकार उन्हें अपना टीम का हिस्सा बनाना चाहती है और उसे जेल से निकालना चाहती है। और जेल से निकालने के लिए कुछ मरहलों से हमें गुजरना होगा। जब उसके कान में ये बात पड़ती है तो अदिति सिंह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो कई महीनों से अपने शौहर को जेल से निकालने की कोशिश कर चुकी होती है। न सिर्फ उसका शौहर था बल्कि उसका जेठ भी था, जिन दोनों के लिए वो काफ़ी कोशिशें कर रही थी। ऐसे मौके पर फ़ोन का आ जाना इस सिलसिले में यकीनन उनके लिए राहत का सामान था। इतनी बात होती है और फ़ोन कट जाती है। फिर शाम को एक बार फ़ोन आता है। इस मरतबा अभिनव बात कर रहा था और कहता है कि मैं अनूप कपूर का अवर सचिव बात कर रहा हूँ। हमारी बातें भारत के जो वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह जी, वो भी सुन रहे हैं। फ़ोन स्पीकर पर लगा हुआ है, इसलिए आप बेफिक्र रहेंगी और जो भी बात है ये राजदाराना और गोपनीय है,
इस बात का किसी से जिक्र मत करना, शेयर न करना। तो पूरी तरह से उस खातून से बातचीत होती है। वो खातून खुश हो जाती है, उसे लगता है कि बहुत जल्द उनकी मुलाकात उनके शोहर से होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 का इस कदर दौर चल रहा था और डर भी चल रहा था कि जेल में रहने वाले को ज़्यादा ख़तरा हो सकता है। और ये जो आदमी और उसका भाई मलविंदर, ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि बहुत बड़े आदमी और उद्योगपति होते हैं। रेली ग्राइंड देवेक्सी और फुटेज हॉस्टल के एक वाइस चेयरमैन होते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ा नाम होता है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था। एक बार फिर से फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि हम चाहते हैं, यानी सरकार चाहती है और जिन्होंने कहा आपके शोहर को बाहर निकालने के लिए, वो चाहता है कि आप पार्टी फंड में ज़्यादा नहीं बस 20 करोड़ रुपए दे दीजिए। बात जब 20 करोड़ की आती है तो वो खातून कहती है कि 20 करोड़ तो कुछ नहीं है मेरे लिए, वो तो इससे ज़्यादा भी खर्च करने को तैयार है। पहली किस्त यानी 1 करोड़ रुपए हांगकांग के अकाउंट में डालती है और साथ में 19 करोड़ रुपए लेकर दिल्ली में किसी को देने थे। बात पूरी तय हो जाती है और तय होने के बाद 19 करोड़ रुपए बैग में रखती है और जहां तारीख वक्त मुतय्यन था वहां पहुंचती है, जहां एक कार आती है और कार में पहले से एक इंसान होता है और उसे वो बैग दे देती है। 19 करोड़ रुपए उसके पास पहुंच जाते हैं। फिर से उनके पास फ़ोन आता है कि कोई अधिकारी बोल रहे हैं, कहते हैं हम बहुत खुश हैं, पीएमओ साहब के पास से जो बात चल रही थी वो सब बहुत खुश हैं और हमारा राब्ता एक मजबूत रिश्ता है और हम बहुत जल्द ही आपके शोहर को निकालने वाले हैं, क्योंकि अब नया काम जो शुरू होने वाला है इससे लोगों की भलाई होगी, लोगों की हिफाजत के लिए काम होगी। बीवी खुश हो जाती है और खुश होने के बाद यहाँ से बातचीत के सिलसिले का आगाज़ हो जाता है। फिर से पैसे की डिमांड आती है, फिर पैसे देती है, फिर पैसे की डिमांड आती है, फिर पैसे दे देती है। धीरे धीरे से इस तरह से तकरीबन 200 करोड़ रुपए उसे दे देती है। जब खाते से 200 करोड़ रुपए जाते हैं, उन दोनों भाइयों पर आर्थिक घपले का आरोप था, जिसकी वजह से ईडी पहले से उन पर नज़र बनाए हुए थी। जब ईडी ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार 200 करोड़ रुपए जो ट्रांजैक्शन हुआ है क्यों हुआ है, तब अदिति सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है। उससे कहा जाता है कि ये 200 करोड़ रुपए तुमने अपने खाते से कहाँ भेजे हैं, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले तो वो इधर उधर की बातें करती है और भागना चाहती है, लेकिन जब एक एक डिटेल ईडी के पास मौजूद था तो वो कहीं बच भी नहीं सकती थी। इसलिए अब उसने पूरी बात बताई। उसने बताया कि साहब ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया था। अब ईडी वाले पुलिस के साथ उस मामले की जांच में लग जाते हैं और जांच में लगने के बाद जब देखते हैं तो रेड लाइट नंबर होता है, वो एक साइट है, उसी के ज़रिए होता तो वो दूसरे मुल्क का नंबर, लेकिन रेड लाइन नंबर किस तरह तब्दील कर दिया जाता था जिससे सामने वाले धोखा खा जाते थे। पता चलता है कि वो असली है ही नहीं, वो जाल साजी हुई है। 200 करोड़ रुपए की अदिति सिंह से ठगी हो चुकी है। पुलिस के लिए वाकईतन ये जांच का विषय था। पुलिस जांच करना चाहती थी और जब पुलिस जांच करने के लिए आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते बढ़ते पता चलता है और जब पुलिस जांच करते करते पहुंचता है उस इलाके में जो रोहनी का इलाका होता है, वहाँ पर नेटवर्क लगे हुए होते हैं। उस नेटवर्क से बातचीत चल रही थी और थोड़ा नज़दीक और करीब जाने की कोशिश करते हैं तो रोहनी में जो तिहाड़ जेल है, उस तिहाड़ जेल से ये बातचीत की जा रही थी। तिहाड़ जेल का जब नाम आता है तो वाकई हैरानी होती है। फिर पुलिस वाले तब वो बैरक नंबर 4 वार्ड नंबर 3 में एक आदमी जिसका नाम होता है सुकेश चंद्रशेखर, दरअसल ये जो बातचीत हो रही थी अब तक 1 साल यानी कि बातचीत शुरुआत हुई है। जून का महीना था 2020 से और सीधा 2021 आ जाता है, मई का महीना। तकरीबन 12 महीने में 40 बार ट्रांजैक्शन होती है और यहाँ से फ़ोन लगातार हो रहा था। अलग अलग नंबर आते, अलग अलग बातें होती थी। ज़्यादातर रेड लाइन नंबर वो किसी टेक्निक यानी एक ऐप के माध्यम और उसके ज़रिए से हो रहा था। पुलिस वाले जब जांच पड़ताल करते हैं तो जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि ये सुकेश चंद्र नाम है,
सुकेश चंदर के बारे में जब पता चलता है तो पुलिस वाला को याद आता है कि उस आदमी को तो हमने इंतखाबी इलेक्शन के अधिकारियों के साथ पकड़ा था। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि तमिलनाडु में जिस तरह से जयललिता की मौत होने के बाद उसकी पार्टी पर उनके सत्ता पर कब्जा करने के लिए आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और उनका जो दुपट्टे वाला इंतखाबी निशानी यानी चुनाव चिन्ह था वो खटाई में तब्दील हो जाता है, यानी कि चुनाव चिन्ह को कब्जे में ले लेता है। चुनाव अधिकार अब उसको वापस लेने के लिए शशि केला के जो भतीजे हैं दिनाकरन सिंह, वो बार बार कोशिश कर रहे थे और दिनाकरन उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। सुकेश उनसे मिलता है और कहता है कि दिल्ली की जो चुनाव अधिकारी है उनसे मेरी जान पहचान है, मेरी बातचीत है, अगर आप कहें तो मैं उस चुनाव चिन्ह यानी 2 पत्ते आपको तो लाकर दे दूंगा और उसके लिए 50 करोड़ रुपए में डील हो जाती है। चुनाव अधिकारी से बातचीत के सिलसिला शुरू हो जाती है। दिल्ली के होटल में एक मीटिंग रखी जाती है। सुकेश चंद्रशेखर वहां पहुंचता है और अधिकारी जब पहुंचते हैं तो बातचीत शुरू ही हो रही थी कि 50 करोड़ रुपए की पेशकश भी दी जाती है, लेकिन चुनाव अधिकारियों ने पहले से जाल बिछाया हुआ था और जाल बिछाने के बाद सुकेश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको तिहाड़ जेल में रख दिया जाता है। यहाँ तिहाड़ जेल में उसको रहना पसंद नहीं था। अब यहाँ उसने जेल के अधिकारियों से बातचीत शुरू की। जेल के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि ये बात जब पुलिस तक पहुँचती है, जेल के बैरक नंबर 204 के वार्ड नंबर 3 में जब छापेमारी करता है तो पता चलता है कि जेल के अंदर 40 कैदियों वाली शक्ति वाला ये जो बैरक होता है उसमें एक अकेला आदमी था, चंद्रशेखर, यानी कि सुकेश चंद्रशेखर अकेला ही रह रहा था। वहाँ उसके ठाट बाट, हालांकि कैमरे लगे हुए थे लेकिन कैमरे पहले से ही बंद कर दिया गया था। वहाँ कैमरे ज़रूर थे, काम ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उसको देख नहीं पाते थे क्योंकि पहले से कैमरे को बंद कर दिया गया था, कहीं कपड़े ठोंस कर तो कहीं बोतल डालकर। अब पुलिस वाले इस मामले की जांच में जुड़ते हैं तो पता चलता है कि जेल के छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक को उसने खरीद लिया था। 1 करोड़ रुपए हर महीने के हिसाब से उन्हें दे रहे थे, गिफ्ट कर रहे थे, इसलिए उन पर किसी की नज़र नहीं होती थी। इसीलिए उसके बैरक को पूरी तरह खाली कर दिया गया था। और यहीं जब बातचीत चल रही थी, बातचीत चलते चलते एक दिन उसने एक आदमी को देखा और उसका नाम, जो कि अदिति सिंह का शौहर होता है, शिवेंद्र मोहन सिंह होता है। और शिवेंद्र मोहन सिंह की एक बारीकियां जेल में रहकर ही उसको पता चलता है और यहीं से वो एक फ़ोन का इंतज़ाम करता है, यहीं से ठगी की शुरुआत कर देता है और करीब 40 बार में जब 200 करोड़ रुपए लूट लेता है। लूटने के बाद एक बड़ा नाम आता है फिल्म अभिनेत्री अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस का। कबल ये कि हम जैकलीन पर बात करें, बता दूं कि ये तमिलनाडु का एक मुदेरे जगह है, वहाँ का रहने वाला इंसान था और इसके वालिद वो जैन चंद्र सिंह, जो कि कब्र के ठेकेदार और खाली टाइम जॉब करते थे, और वालिदा हाउस वाइफ हुआ करती थी। बहुत ही सीधा सिंपल सा परिवार, आम लोग थे, लेकिन इसके वालिद ने मेहनत की और मेहनत करने के बाद अपने बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। बेटे का उन्होंने बालविन हाई स्कूल में दाखिला करा दिया था। वहाँ एडमिशन कराने के बाद वहाँ शहर के जितने मुअज़्ज़ज़ थे, बड़े बड़े और उमरा लोग थे, अपने अपने बेटों को बड़े गाड़ियों में भेजा करते थे और उसके बाप अपने बेटे को स्कूटर पर ले जाता था। तभी सुकेश चंद्र के दिमाग में आता है कि वो अपने आप को इतना बड़ा आदमी बनाएगा कि जिसका लोग तारीख में, इतिहास में नाम याद रखेंगे, कोई इतना बड़ा आदमी रहा होगा। तभी उसने बड़ा आदमी बनने के चक्कर में अभी सन्ने बुलूगियत से पहले ही सन 2006 में उसने पुलिस कमिश्नर का एक लेटर पैड अपने पास फर्जी तरीके से तैयार किया और उसमें लिखा कि उस आदमी को पूरे कर्नाटक प्रदेश में कहीं भी घूमने की इजाज़त है, यानी कि वो अभी नाबालिग है, कार और गाड़ी कहीं भी चला सकता है। जब कोई पुलिस उन्हें रोकती, पकड़ती तो वो उस फर्जी लेटर को दिखा देता, लेकिन एक दिन उसी पुलिस कमिश्नर के सामने वो लड़का फंस जाता है जिसके नाम से फर्जी लेटर तैयार किया था। पुलिस वाला देखकर हैरान रह जाता है अपने ही दस्तखत को देखकर कि ये मेरा दस्तखत तो है ही नहीं, फर्जी लेटर है।
अब तक वो पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना रहे थे और पुलिस वाले पहली बार जब ये नाबालिग होता है पकड़ता है, साथ ही उसके वालिद को भी गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद सन 2007 में ही एक बुजुर्ग इंसान से 1,15,00,000 रुपए की ठगी करता है, वैसे ही उसको लूट लेता है। इस तरह से उसकी ठगी की शुरुआत होती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे एम करुणानिधि, वो खुद को उनका पोता बताता, हमेशा अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगाकर घूमता था और बहुत ही लग्जरी उसकी लाल बत्ती होती थी। जो भी देखता उसको सैल्यूट किए बिना नहीं रुकता। एक आम सा लड़का, लेकिन इस आम लड़के की एक ख़ास और दिलचस्प बात ये भी थी कि उसको हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ऐसी ज़बानें, जैसे कि मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ वैसे ही वो हिंदी, अंग्रेज़ी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में बात करता था। उसके बातचीत करने का जो अंदाज और तर्ज होता था, वो कभी अपने आप को मुख्यमंत्री का पोता बताता, कभी कहता कि IAS अफसर बोल रहा हूँ, या कहता कि मैं एक बड़ा उद्योगपति बात कर रहा हूँ। और धीरे धीरे इस तरह से लोगों को उसने छलना शुरू कर दिया और छलते छलते एक बार IAS अफसर बनकर एक आदमी को फ़ोन करता है जो उद्योगपति होता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एक टेंडर की ज़रूरत है जो कि 132 करोड़ रुपए का टेंडर है। अगर आप इस टेंडर में शामिल होना चाहते हैं तो मैं आपको ये टेंडर दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मरहलों से गुजरना होगा, कुछ पैसे खर्च करना होगा। इसके लिए उन्हें केनरा बैंक में खाता खुलवाने की बात की और तकरीबन 19 करोड़ रुपए उस खाते में डलवाने की बात की, और उद्योगपति के पास 19 करोड़ रुपए एक साथ नहीं थे। तब उसने केनरा बैंक से लोन लिया। लोन लेने में बड़ी मशक्क़त होती है क्योंकि इतनी बड़ी मिकदार में लोन नहीं हो सकता था, इसलिए मैनेजर को भी उसमें शामिल कर लिया। उसको भी इन्वॉल्व करते हुए तोहफा और रिश्वत देने की बात की। आखिरकार वो मैनेजर भी तैयार हो जाता है और 19 करोड़ रुपए खाते में डाल दिया जाता है। इससे पहले कि ये लोग बेदार होते, होश के नाखून संभालते, पता चलता है कि 12 करोड़ रुपए खाते से निकाले जा चुके हैं। खाता जब तक सीज किया जाता तब तक 12 करोड़ रुपए निकल चुका था। ऐसे ही उसका सिलसिला आगे बढ़ता रहता था। और इसी बीच में एक मलयालम की फिल्म अदाकारा होती है लीना मारिया पाल। दरअसल उसके पास एक खबर भेजवाता है कि मैं तुम्हारे साथ एक फ़िल्म बनाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो, मेरे साथ फिल्म में काम करोगी। ये हीरोइन उसके पास पहुँचती है। यहाँ पहले से लाल बत्ती की गाड़ी होती है, उसकी हिफाजत में लगे बहुत सारे लोग होते हैं। पैसे की उसके पास कमी नहीं थी। अब तक 100 से ज़्यादा करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। बहुत ही पैसा था उसके पास, बहुत सारे लोग आओ भगत। जब पैसा इंसान के पास आता है तो ये सब चीज़ें आसानी से आ जाती हैं। ये हीरोइन उससे मिलती है और मिलने के बाद जब लाल बत्ती की गाड़ी पर बैठती है तो उसे सैल्यूट मिलते चली जाती है। जहाँ जाती है वहीं उसका रुतबा बढ़ता चला जाता है। उस हीरोइन को उससे प्यार हो जाता है। जब तक वो समझ पाती तब तक उसको उससे प्यार हो जाता है। उन दोनों में बाहमी जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हो जाता है। उसके बाद उसी बीच में पकड़ा जाता है। पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उसको ज़मानत मिल जाती है। उधर हीरोइन जब जिस्मानी ताल्लुक़ बनता है तो वह हामिला यानी गर्भवती बन जाती है। वो सोचती है कि शायद वो जेल से वापस नहीं आएगा, इसलिए उसने अपना हमल साकित कर लेता है। लेकिन फिर से उससे वो मिलती है और मिलने के बाद फिर वो एक दूसरे के साथ शामिल हो जाती है और फिर ठगी करते करते ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। अलगर्ज ठगी में ये हीरोइन भी शामिल हो जाती है। लेकिन इसी बीच एम करुणानिधि या फिर ये कहें कि बड़े बड़े नेताओं के साथ उसका उठना बैठना, उसने तकरीबन 100 लोगों के साथ ठगी की और 15 साल में तकरीबन 500 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। इसलिए उसने कुछ हीरोइन उनको अपने पास रखी और उन पर ये तोहफा तहाइफ लुटाया करता था, उन पर पैसे खर्च किया करता था। और ये सबसे ज़्यादा पैसा जैकलिन फर्नांडिस पर खर्च किया, चाहे वो सऊदी अरब की बिल्लियाँ हों या फिर विदेशी घोड़े हों जिनकी कीमत 50 लाख या फिर बिल्लियों की कीमत 10 लाख। महंगी घड़ियाँ उसके पास, ऐसी ऐसी क्या चीज़ नहीं थी, उसके पास इतनी महंगी घड़ियाँ थी जिसकी तकरीबन 100 करोड़ रुपए कीमत के आसपास होती है।
उसके पास बहुत से कार जो तकरीबन 54 करोड़ रुपए की होती है, और ऐसे ही ये हीरोइन को गिफ्ट दिया करता था। उसने नूरा फतेही, सारा अली खान, जानवी कपूर वगैरह को भी गिफ्ट देने की कोशिश की। तकरीबन 7 करोड़ रुपए उनको देने की कोशिश की। जब ईडी की जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि उन हीरोइनों ने उसके गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया था, शायद सिवाय जैकलीन के। लेकिन तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए जिस तरह से इतने बड़े ठगी को अंजाम दिया, जाने माने उद्योगपति की बेगम अदिति सिंह से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, वाकईतन ये अपने आप में एक ऐसा इतिहास बन जाता है। लोग इस बात को सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एक आदमी आखिर इतना चालाक कैसे हो सकता है कि उसने जेल के सारे अधिकारियों को खरीद लिया था और उस तक सारे राब्ते पहुंच रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को आपके सामने लेकर आने का मकसद किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको बेदार करना है, मुतनब्बे करना है। आजकल फ़ोन पर इस तरह के ठगी के मामले आते हैं, लेकिन आपको जागरूक रहना है, बेदार रहना है। वस्सलाम।